हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन फिजिक्स। जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डरने का आदत रखते होंगे तो उन्हें बार बार लगता होगा कि हमारा फिजिक्स का टीचर मैथ की ओर हमें क्यों बार बार ले जाना चाहता है। बट फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के स्टडी का पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना यहाँ ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैथमेटिक्स का आपको स्टूडेंट होना चाहिए, बट मैथमेटिक्स में जितने बातों का यूज होता है हम उतने ही बातों को सिर्फ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड इन फिजिक्स पढ़ चुके हैं। यूनिट सेकेंड में हम लोग लॉगरिथम यूज्ड इन फिजिक्स, उसके बाद अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन फिजिक्स की बात कर रहे हैं। लॉगरिथम के बाद जब अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग हम वहाँ से कर रहे हैं जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। यहाँ पर रिपीट करना हमारा मकसद है। बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, देखकर आप खुद समझ रहे होंगे कि ये बात आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, सारे लोग समझते होंगे। 10th क्लास पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट को ये पता है। यहाँ पर a, b और c तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 2 वैल्यूज ऑफ x लाइक x1 एंड x2 हो सकता है। 10th क्लास में आपको अल्फा एंड बीटा भी कुछ बुक में इसी को लिखता है। हमने एक का वैल्यू x1 लिखा और एक का x2। कंसेप्ट क्या है? जब x का पावर 2 है तो x का 2 वैल्यूज होगा, और x का पावर अगर 3 होता तो x का 3 वैल्यूज होता, और x का पावर 4 अगर होगा तो x का 4 पॉसिबल वैल्यूज होगा। हमें 2 से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर x1 एंड x2 2 वैल्यूज है, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड with formula x1 = -b + √b² - 4ac upon 2 × a, and x2 = -b - √b² - 4ac/2a। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये इक्वेशन है। सारे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं, बट पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी करते हैं उनमें से 50% स्टूडेंट में इस इक्वेशन से डरने की आदत होता है। ये डर आपको निकाल देना है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला जिन लोगों को याद था अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं है इसे जरूर याद रखेंगे। x1 कैलकुलेट करने के लिए x2 कैलकुलेट करने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या दिखा? यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, बाकी सारा टर्म तो वही। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें इन दोनों का एडिशन वैल्यू को जानना होता है कि ये 2 वैल्यू जो आ रहा है उसका एडिशन क्या है। तो एडिशन के लिए आप सीधी सी बात इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद प्लस माइनस वाला कैंसल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगा वो माइनस में आएगा। ये -b/a है, और आप लोग डायरेक्टली याद भी रखेंगे। अब रख गया x1 एंड x2, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। 9th 10th में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, फिर से मैंने रिपीट किया है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि हमारे टीचर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे तो याद है, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं याद है तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज। यहाँ से फिजिक्स में हमें जो जरूरत पड़ता है x1 + x2, x1 × x2 से अदर दैन x2 - x1। और स्टूडेंट को ये x2 - x1 का फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक कॉमन सेंस देखें। आप ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे, a - b² = a + b² - 4x1x2। अगर ये फार्मूला आप जान रहे हैं, ये x1 + x2 का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, और यहाँ पर x1 × x2 का वैल्यू पुटअप करेंगे। रिजल्ट आपको मिल चुका होगा, x2 - x1 = √x2 + x1 का होल स्क्वायर - 4x1x2।
हमने यहाँ पर b और a के टर्म में रखा है, आप इसको पुट करके कैलकुलेट कर लें, लेकिन मैं इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि b, a, c और a का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बदलेगा। और पहले ही हमने कहा इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको अंडरस्टैंडिंग में चलना चाहिए कि अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सेकेंड फार्मूला बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आपके लिए नया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहा क्या कहा था कि आपने लोअर क्लास में आई मीन 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और सबको याद होगा, बट बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, इसलिए कि आपको पढ़ने के लिए 9th 10th क्लास के सिलेबस में नहीं मिला होगा, बट कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा पहले से पढ़ लेते हैं, हो सकता है उन्हें मालूम होगा। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स। आप अच्छे से सोचें, दिमाग में ये नहीं लाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, हम आपको सिर्फ फिजिक्स के पर्पस से इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये दिमाग में लेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो शायद फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का इतना डिस्कशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट हमको समझना है कि इतना का वैल्यू इतना होता है, और बाकी उसका एप्लीकेशन कंसेप्ट समझना है कि आखिर इसका यूज हम किस कंडीशन में करेंगे। एज फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है जब x का वैल्यू 1 से मच स्मॉलर देन होता है। कब होता है? जब x का वैल्यू 1 से मच स्मॉलर देन होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट 1 प्लस 0.02 का पावर 5 है। अब देखिए, अगर पावर 2 रहता तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आप निकाल लेते, लेकिन पावर 2 के बाद अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा तो इसको उतने बार मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम आपको लगेगा। इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर ये है। अगर इसको हम x की तरह ट्रीट करें तो ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और 1 प्लस 5 इंटू 0.02 इसको यूज करेंगे तो आगे हो जाएगा 1 प्लस, यहां से 5 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए हमने लिया है। फाइनल रिजल्ट 1 प्लस 0.10 आई मीन 1.10। इसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला कहा गया है। मतलब ये जो रिजल्ट आया है एग्जैक्ट तो नहीं है, बट एग्जैक्ट के काफी करीब है। अब जैसे हमने आपको समझाया ये फार्मूला प्लस के लिए भी होता है, उसी तरीके से ये फार्मूला माइनस के लिए भी हो सकता है। 1 माइनस एक्स का पावर n अगर रखेंगे तब ये बगल में आएगा 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। फिर आप सोचें अगर यहाँ पर पावर ही नेगेटिव हो जाता तब भी ये फार्मूला वैलिड है। 1 प्लस एक्स का पावर -n होगा तो 1 माइनस एन एक्स होगा। देख लीजिए माइनस n बगल में आ गया। फिर 1 माइनस एक्स का पावर -n है तब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला जो हम यूज कर रहे थे उसमें
प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि 1 2 3 एंड 4 फार्मूला ये लग रहा होगा, बट आप ये समझें कि एक ही फार्मूला है। ये 3 फार्मूला आपको जस्ट इसी के आधार पर खुद ब खुद लिख लेना है। आप एक याद रखें, इस कंडीशन को याद रखें, फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है इस फार्मूला को, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला को भूल जाना मतलब फिजिक्स में एटलीस्ट 20 to 30 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव को भुला देने के बराबर है। चलो, उम्मीद हम करते हैं कि सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल हमने और दिया, बहुत सारा प्रैक्टिस इस पर अभी और आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 3 की। फार्मूला नंबर 2 बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम लोग फार्मूला नंबर 3 अवश्य करें। फार्मूला नंबर 3 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है, बट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसलिए जो बायो के स्टूडेंट हैं हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर नहीं आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बस उसका कुछ फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो आपको याद रखना है, जिसमें से हो सकता है कि कुछ फार्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होगा। तो 3 में सबसे फर्स्ट एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर लाइक 1 + 2 + 3 + 4 +, मतलब कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर लिखा गया, कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये जितने नंबर तक लिखा जाएगा, 50 तक लिख सकते हैं, 100 तक लिख सकते हैं, 2000 तक लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। हमने n टर्म्स तक लिखा है, तो इसका एडिशन फार्मूला होता है n + 1/2। अब इसी में अगर ये एडिशन हम 10 तक लेते हैं, वन प्लस 2 + 3, 10 या 100 कुछ भी ऐसा, 100 तक मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आपको 100 तक ऐड करना होगा तो काफ़ी बोरिंग काम होता है, नहीं? लेकिन इस फार्मूला को यूज करते हैं तो बिल्कुल आसान सा आपको लगता है, और फार्मूला के अकॉर्डिंग n के बदले यहाँ पर 100 लेंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स हम 100 तक लिखे हैं। अब यहाँ पर जब पुटअप आप करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 + 1 / 2, 100 × 100 1 / 2, 50 × 100 1। तो S = 5 0 5 0। आप देख लें, ये टोटल एडिशन 5 0 5 0 आ रहा है। फिर से आप चेक कर लें, n के बदले हमने क्या रखा था 100, n + 1 100 + 1, राइट। यहाँ पर 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 50 हो गया, इंटू 101 मल्टीप्लाई किया, 5 0 5 0। फार्मूला नंबर बी, इसी तरह का एडिशन, जैसे ये नेचुरल नंबर का एडिशन था, तो मान लो कि नेचुरल नंबर का एडिशन स्क्वायर के साथ अगर हम लेते हैं, S = 1² + 2² + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस n², n टर्म्स तक यहाँ भी हमने कंसीडर किया है। तो इसका एडिशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6। इस फार्मूला को जब आपने स्टडी किया तो ये तो याद ही आपको रखना है।
जैसे इसका एग्जाम्पल लिए वैसे हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप 10 तक ले लीजिए, 20 तक ले लीजिए, 50 तक ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इस फार्मूला को आप याद रखें। हमने 2 टाइप्स का एडिशन अभी आपको सिखाया है। एक इस तरह का एडिशन होता है, ये फर्स्ट टाइम के एडिशन फार्मूला को S1 कर लीजिए, सेकेंड टाइम ऑफ एडिशन फार्मूला को S2 कर लीजिए। अभी कुछ टाइप्स ऑफ एडिशन और पढ़ेंगे। थर्ड टाइप का एडिशन फार्मूला इसके बाद S इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब प्लस एंड सो ऑन, R टू द पावर n। अब इस एडिशन फार्मूला में आप देख रहे होंगे कि A नंबर में जो हमने लिखा और B नंबर में जो लिखा है, इससे डिफरेंट क्या है। यहाँ R की जगह पर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, पावर इस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। जिसका पावर 1 उसी का 2 उसी का 3 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर S का एडिशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं, इसको S3 कर लेते हैं, इसलिए कि तीसरे टाइप का हम एडिशन फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। तो S3 इक्वल टू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R होता है। 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R होता है। अब आप ये सवाल में पूछेंगे कि क्यों होता है, क्योंकि शुरू से सारे फार्मूला में मैंने बताया कि जब स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का स्टडी करेंगे, उन्हें मैथमेटिक्स के टीचर खुद ब खुद प्रूव करके समझाएंगे। बट यहाँ पर हमारा लिमिटेशन है क्लास का कि हम प्रूव करके आपको नहीं समझा सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये फार्मूला होता है। तो S3 इक्वल टू 1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R। बाकी फिजिक्स में बार बार यूज होते होते ही आपको ये याद हो पाएगा। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होंगे उनके लिए फिजिक्स में प्रैक्टिस ही याद करा देगा, और जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के होंगे उन्हें तो मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा यूज होगा कि शायद उन्हें ये सब बातें बहुत छोटा लगेगा। S3 इक्वल टू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये जो तीसरे टाइप का एडिशन फार्मूला हमने लिखा है, इसमें दो तरह का सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन होता है कि R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और R का वैल्यू लेस देन 1 होता है। इन दोनों वैल्यू के लिए ही ये फार्मूला यहाँ पर वैलिड है। R का वैल्यू लेस देन 1 हो या R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, दोनों केस में होगा। R लेस देन 1 और R ग्रेटर देन 1, दोनों के लिए ये वैलिड है। लेकिन R इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि R इक्वल टू 1 लेंगे तो फिर ये फार्मूला इनवैलिड है। इसी में D नंबर एडिशन S इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब प्लस R टू द पावर n अब नहीं लिखेंगे बल्कि इन्फिनिटी तक। यह एडिशन जो हम करते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, मतलब इतने नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे केस में एडिशन फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, S इन्फिनाइट इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस R। 1 अपॉन 1 माइनस R तब होता है जब R का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ऐसा हमने आपको क्यों समझाया, इसलिए कि जब R का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो R का पावर n का वैल्यू n, और n के बदले यहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक पहुँच रहे हैं। तो जब इसका वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो निश्चित रूप से 1 से छोटा कोई एक वैल्यू आप ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था कि 1 से छोटा कोई भी वैल्यू होता है तो उस पर पावर 0 देता है। कैसे देता है 0, R से छोटा एक वैल्यू कोई भी आप ले लें, हम 1/3 ले रहे हैं, आपको जो मर्जी लगे ले लीजिए, 1/3 का पावर इन्फिनाइट। अब यहाँ से Rn इक्वल टू 1 का पावर इन्फिनाइट, 3 का पावर इन्फिनाइट, 1 का पावर इन्फिनाइट कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ही रहेगा, और 3 का पावर इन्फिनाइट आप ले रहे हैं तो वह वैल्यू इन्फिनाइट होगा।
और इन्फिनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, तो Rn इक्वल टू 0। यहाँ पर S इन्फिनाइट इक्वल टू 1/1 माइनस R जब हमने लिखा तो ये ऊपर वाला वैल्यू Rn का वैल्यू 0 होने की वजह से ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि R ग्रेटर देन 1 होता था, उसके लिए हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको नोट पॉइंट में हम आपको समझा रहे हैं। फॉर R ग्रेटर देन 1, R टू द पावर n इक्वल टू R टू द पावर इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट। अब यहाँ से एडिशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस R का पावर n/1 माइनस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस इन्फिनाइट अपॉन 1 माइनस R। इन्फिनाइट में से 1 को प्लस करें माइनस करें, ये इन्फिनाइट ही होगा, बहुत बड़ा वैल्यू है। और 1 माइनस R से इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो निश्चित रूप से ये वैल्यू इन्फिनाइट ही देगा। तो अगर R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको एडिशन फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कितना भी एडिशन करेंगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब हमने समझाया था वेरी लार्ज वैल्यू। तो पावर जब देंगे तो बढ़ता जाएगा तो कितना बड़ा वैल्यू बढ़कर टोटल आएगा ये कहना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसमें भी आप सोच सकते हैं कोई इन्फिनाइट होगा, आप फार्मूला यूज करें ना करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप फिर से समझिए इसको। मैंने क्या कहा, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर ये आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं, जैसे 2 अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पर तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 16 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 32 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा कि सबको ऐड करेंगे तो वेरी लार्ज वैल्यू होगा और इन्फिनाइट होगा। मतलब इसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा अगर r ग्रेटर देन 1 है। तो फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। जब r लेस देन 1 होता है तब ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट को भुला दिए होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जब r लेस देन 1 था तो मैंने क्या कहा, 1 से लेस देन कोई एक नंबर आप ले लें। मैंने 1/3 लिया, आप 1/2 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो। और इसको अलग अलग जब करेंगे तो इसका पावर इन्फिनाइट है, इसका पावर इन्फिनाइट, तो ये 1 हो गया, 3 का पावर इन्फिनाइट हो गया। इन्फिनाइट से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए ये ऊपर वाला टर्म केवल 1 रह गया, 1/1 माइनस r। ये चौथे तरह का एडिशन फार्मूला था जो फिजिक्स में काफी इस्तेमाल होता है। फिर आगे कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ई नंबर कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये 3 टाइप्स ऑफ मीन मैथमेटिक्स में होता है और भी होता है, बट जो फिजिक्स में इम्प्लीमेंटेड होने वाला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मीन एक ब्रॉड सेंस कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मीन कॉन्सेप्ट समझना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। AM अरिथमेटिक मीन, AM ऑफ A एंड B। अगर मान लो 2 नंबर्स दिया हुआ है A एंड B, तो इसका अरिथमेटिक मीन का वैल्यू होता है A प्लस B/2। अब रैंडमली कोई भी आप 2 नंबर ले सकते हैं। एक नंबर 5 ले लीजिए, दूसरा 10 ले लीजिए, एक 6 ले लीजिए, दूसरा 20 ले लीजिए। कोई भी ऐसा 2 नंबर लेंगे, उसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जिसको सिंपल वे में आप एवरेज बोलते हैं। सिंपल वे में क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। GM ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। A और B का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट AB होता है। यहाँ पर भी आप फ्री हैं, A और B कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई के साथ स्क्वायर रूट लेने पर जो वैल्यू आता है वह उसका ज्योमेट्रिक मीन होता
है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अगर 2 नंबर ए और बी दिया हुआ है तो उसका हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 3 मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अलजेब्रा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और फिजिक्स में इसका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में जहाँ तहाँ एप्लीकेशन होता है, तो बस इससे ज़्यादा नॉलेज का आपको जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा। इतना याद रखिए, इस पर ज़्यादा कुछ भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज फिजिक्स से हटकर हम मैथमेटिक्स की ओर पहुँच जाएंगे। हमने ए बी सी डी ई ये 5 फार्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, जिसे कि हम फार्मूला के हेल्प से नहीं समझा सकते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू ही समझा सकते हैं। जैसे फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, सामने एक दिया गया प्रॉब्लम प्रैक्टिस में, y = bx अपॉन a² + x² का पावर 3/2, देन फॉर x मच लेस देन a फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिया रहेगा, पावर 3/2 बहुत ज़्यादा मिलता है फिजिक्स में, हो सकता है ये 1/2 भी हो सकता है 5/2 भी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। x ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, x के बदले कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम हैं, एक आप सीखेंगे तो थोड़ा सा भी चेंज रहेगा, आप उसको हैंडल कर लेंगे। तो y = bx अपॉन a² + x² का पावर 3/2, देन फॉर x मच लेस देन a, क्या लिखा गया है कि x का वैल्यू a से बहुत छोटा है। x वेरी स्मॉलर देन a का मतलब ये है कि x² भी a से बहुत छोटा होगा। x अगर a से बहुत छोटा है तो जब उसको स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल 1/2 को जब स्क्वायर करते हैं तो 1/4, पहले तो 1/2 था, अब 1/4 हो गया, 1/2 से 1/4 और ज़्यादा छोटा हो गया। तो पावर देने से 1 से स्मॉलर वैल्यू और छोटा होता चला जाता है। तो x² स्क्वायर करने से ये वैल्यू और भी छोटा हो गया। इसका मतलब x² + a² को अप्रॉक्सीमेटली, ये जो साइन हमने दिया है क्या चीज़ का साइन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या है कि x² को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है। क्या मान लिया है? नेग्लिजिबल, बहुत कम वैल्यू। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत कम वैल्यू हो गया। इसको आप जीरो के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लाइक जीरो। जब बहुत कम वैल्यू हो गया तो इसको जीरो समझ सकते हैं। एक डेली लाइफ के एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करें। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज है और उसमें 1 रुपया का सिक्का भी है। अगर मान लो कि 1 रुपया का सिक्का आपसे भूल गया, आपके पास कितना मनी पड़ा है, शायद आप 1 रुपया का जिक्र नहीं करते हैं, आप बोलते हैं पहले भी 1 करोड़ रुपया था, आज भी 1 करोड़ रुपया है। या 1 करोड़ रुपया है और किसी दोस्त ने 1 रुपया का आपको दाम दे दिया, गिफ्ट कर दिया। क्या लगता है वाकई आपको दाम दिया? नहीं, इसलिए कि आपके पास जितना मनी पहले से है उसमें से 1 रुपया का एडिशन कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे ही सिचुएशन में उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि 1 रुपीज जो है 1 करोड़ रुपीज के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। उसी सेंस में इसको हमने इस्तेमाल किया है। x² मच लेस देन a²। उसी तरह की बात है कि अगर इसको 1 करोड़ रुपीज ले लीजिए तो ये जो है आपका 1 रुपीज के जैसा है, तो इसको हमने लगभग जीरो कंसीडर कर लिया कि a² आ गया। अब इस रिजल्ट को आप लिखें आगे क्या होगा, y = bx अपॉन a² + x² का पावर 3/2 bx। अब इसके बदले अगर a² लिखते हैं, x² + a², ये टोटल के बदले हमें क्या लिखना है, a²। तो इसके बदले हमने a² लिख लिया, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, bx a का पावर 3।
यही हमारा आंसर। सेकंड नंबर इसी तरह का फिर से एक डिस्कशन है। इस डिस्कशन में आप देखें फॉर y इक्वल टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। वहाँ b की जगह पर ऊपर में b था, नीचे में a था, यहाँ ऊपर भी a है, नीचे भी a है। उन नोमेंटल वैल्यू कुछ भी बदल सकता है, उससे कोई मतलब आप ना रखें। a मच लेस देन x है। यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो a स्क्वायर बहुत छोटा वैल्यू है एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग एक्स स्क्वायर लिखें। अब यहाँ से आप आगे बढ़ें तो y इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 a इंटू एक्स रहने दीजिए और इसके बदले में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। y इज इक्वल टू ए एक्स वाई एक्स का पावर 3। ये y इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए एक्स का पावर 3 कैंसिलेशन के बाद a अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा y का फॉर्मूला मिल गया। y का रिजल्ट आ गया। इसको अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट कहते हैं। जितना भी a टू e फॉर्मूला आपने अलजेब्रा का अभी तक पढ़ा था, किसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल हुआ।